पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धि जी की जान को कितना खतरा है। यहाँ तक कि उनकी खुद की केयर टेकर ने उनको खाने में जहर मिलाकर देने की कोशिश भी की। अब आगे यह देखते ही रमेश जी ने तुरंत किसी को मैसेज किया और कुछ ही समय में खुद भी एक तहखाने में थे जहाँ उस केयर टेकर को बांध रखा था। उस केयर टेकर ने जैसे ही रमेश जी को देखा उसने तुरंत डरते हुए सब कुछ बोल दिया। साहब, मैं तो एक गरीब घर की लड़की हूँ। मुझे तो किसी ने पैसे दिए थे यह सब करने के लिए। मैं नहीं जानती हूँ इसके पीछे कौन है। रमेश जी जानते थे कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उन्होंने उस शख्स तक पहुँचने के लिए जो रिद्धि जी के जरिए वैभव को तबाह करना चाहता था, या ये कहें ठकराल की गद्दी हथियाना चाहता था, उस तक पहुँचने के लिए रमेश जी ने उसको छोड़ दिया और अपने एक भरोसेमंद आदमी से उसका पीछा करने के लिए कहा। रमेश जी ने अपने भरोसेमंद आदमी को उस नौकरानी के पीछे भेज दिया था। रमेश जी अच्छी तरह से जानते थे कि वह नौकरानी खुद को बचाने के लिए उस शख्स के पास ज़रूर जाएगी जिसने उसको पैसे दिए थे। रमेश जी अभी तक नहीं जानते हैं कि कौन है जो रिद्धि जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए जैसे ही वो केयर टेकर घर से बाहर निकली उसने तुरंत किसी को कॉल किया और उसको बताया कि वह पकड़ी गई है और अब महल में पता है कि कोई बड़ी मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ना जाने फ़ोन से उस शख्स ने क्या कहा, उस औरत ने तुरंत फ़ोन काट दिया। जैसे ही वह नौकरानी पीछे घूमी उसको किसी ने काले कपड़े से ढककर बेहोश कर दिया और वह गाड़ी में बिठाकर ऋषिकेश से बाहर ले गया। अंदर आते ही रमेश जी ने तुरंत वैभव को कॉल करके सारी बातें बताई। इधर उस नौकरानी को वैभव और रमेश जी के आदमी सीक्रेट जगह पर ले गए। वहां जाकर उसने उस शख्स का नाम बता दिया जिसने उसको पैसे दिए थे बड़ी मालकिन को मारने के लिए। उस शख्स का नाम सुनते ही रमेश जी के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। इधर जब रमेश जी ठकराल ने अपने पोते को उसके बारे में बताया तो जैसे उस पर तो पहाड़ ही टूट पड़े थे, लेकिन अब वो भी जानता था कि उसे होशियारी से काम लेना होगा। उसके बाद ही वैभव ने रमेश जी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की, कैसे वो रिद्धि जी को सुरक्षित रख सकेंगे। उसी दिन प्रीति ख्वाहिश को अपने साथ घर लेकर आई थी। रमेश जी को ना जाने क्यों, लेकिन उस बच्ची की बड़ी बड़ी नीली आंखें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रोने की वजह से बुरी तरह लाल हो चुकी थी, उसमें इतनी सच्चाई दिख रही थी। पहले तो ख्वाहिश ने ही वहाँ रहने के लिए मना कर दिया था। तब रमेश जी ने प्रीति को अपने कमरे में जाने का इशारा किया और ख्वाहिश को अपने कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर रमेश जी ने ख्वाहिश को सारी बातें बताई। कुछ सोचकर ख्वाहिश ने हाँ कर दी। वह दिन था और आज का दिन है। ख्वाहिश एक साए की तरह रिद्धि जी के साथ ही रहती है। ख्वाहिश खाना भी खुद बनाएगी तो भी खुद खाकर ही फिर रिद्धि जी को खिलाया करती थी। फ्लैशबैक एंड। रमेश जी अपनी यादों से बाहर आ जाते हैं और ऊपर देखकर कहते हैं, मेरी बच्ची के ऊपर रहमत बनाए रख, उसको सुकून दे, बहुत दर्द में है वो। इधर 5th फ्लोर पर वैभव का कमरा। वैभव ने कमरे में आते ही पहले अपने पीए शिव को कॉल किया और उसको ख्वाहिश से रिलेटेड छोटी से छोटी बात पता करने के लिए कहा और खुद डायरी खोलकर बैठ गया। डायरी के पहले पेज पर माँ और उसी के नीचे ख्वाहिश और उसकी मम्मी की बचपन की कुछ फ़ोटोज़ चिपका रखी थी। उसी के बाद पहले पेज पर 29 फरवरी लिख रखा था, माँ आज आपकी चीकू 18 साल की हो गई है। आपको गए हुए भी पूरे 6 साल हो चुके हैं। यह 6 साल हमने आपके बिना कैसे निकाले यह सिर्फ हम जानते हैं। 6 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हमने आपको मिस नहीं किया हो। उसकी डायरी के पहले पेज पर ही जहां उसने सब लिखा था वहां कुछ आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि यह सब लिखते वक्त उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। वैभव ने आगे पढ़ना शुरू किया। जहाँ एक भी ऐसा पेज नहीं था जहाँ ख्वाहिश के आंसुओं के निशान ना हो, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि दिन भर हंसते मुस्कुराते सबकी इतनी देखभाल करने वाली ख्वाहिश के मन में कितना दर्द है। वैसे तो उसकी नीली आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, लेकिन ख्वाहिश अपनी मुस्कान के पीछे
अपना सारा दर्द छुपा कर रखती थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तब उनको पता चले कि मुस्कुराते चेहरों के पीछे सबसे ज़्यादा दर्द होता है। वैभव डायरी आधी ही पढ़ पाता है, उसके बाद जाकर ख्वाहिश के सिरहाने रखकर उसके माथे पर अपने हाथ को लगाता है। जैसे ही ख्वाहिश को किसी का स्पर्श महसूस होता है, वह तुरंत मुस्कुरा देती है। सुबह का वक्त, ठकराल महल। ख्वाहिश सुबह सुबह उठकर जल्दी से रिद्धि जी को तैयार करती है सुबह की पूजा के लिए। ख्वाहिश रिद्धि जी की साड़ी ठीक कर ही रही थी, तभी कमरे में प्रीति आती है और वह ख्वाहिश से कहती है, चीकू आप जाकर तैयार होकर आ जाए, तब तक बड़ी माँ को हम तैयार कर देते हैं। आज हमें जाना भी तो है। पहले तो आज आपकी साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्लास है, उसके बाद घाट पर उस कविता समारोह के लिए भी जाना है। रिद्धि जी यह सुनकर तुरंत ख्वाहिश को उठाकर कहती हैं, चीकू बच्चा आप जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक प्रीति हमें बाहर ले जाएगी तैयार करके। ख्वाहिश हाँ में अपना सिर हिलाती है और जल्दी से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देती है। इधर प्रीति भी रिद्धि जी को तैयार करने लग जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में सुबह की आरती का वक्त होने वाला था। कुछ वक्त बाद ख्वाहिश जल्दी से अपने लहंगे और दुपट्टे को संभाल कर नीचे की तरफ आ रही थी, क्योंकि वह पहले ही लेट हो चुकी थी और आज उसे कॉलेज जाने के बाद कविता समारोह में भी जाना था। इधर दूसरी तरफ वैभव भी अभी अभी मॉर्निंग रनिंग कर महल के अंदर आता है। तभी उसको पायल की आवाज़ आती है। पायल की आवाज़ सुनकर वैभव अपनी नज़रें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहां से हड़बड़ाते हुए ख्वाहिश नीचे आ रही थी। वैभव की नज़रें ख्वाहिश पर अटकती सी गई थी। ख्वाहिश पीच कलर का लहंगा पहने, माथे पर काली बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके, एक हाथ में भरी हुई चूड़ियाँ तो दूसरे में रिद्धि जी की दी हुई घड़ी के साथ प्रीति की दी हुई ब्रेसलेट पहनी हुई थी। हड़बड़ाती हुई ख्वाहिश इस वक्त बेहद ही प्यारी लग रही थी। वैभव की नज़र जैसे ख्वाहिश पर अटक सी गई थी। वैभव की नज़रें अपने आप ही ख्वाहिश के माथे पर सजी बिंदी से फिसलते हुए, उसकी काजल से सनी नीली आंखों से होते हुए, उसके सुर्ख गुलाबी होंठों से सरकते हुए ख्वाहिश की गर्दन पर फिसल जाती हैं, जहां से एक लॉकेट ख्वाहिश की गर्दन पर बड़ी खूबसूरत और आकर्षित लग रही थी। धीरे धीरे वैभव की नज़र ख्वाहिश की खुली कमर पर अटक जाती है। वैभव बस एकटक ख्वाहिश को ही देखे जा रहा था। वहीं ख्वाहिश इस सब से बेखबर हड़बड़ाते हुए सीधे किचन में घुस जाती है। ख्वाहिश के किचन में घुसते ही वैभव को भी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और वह तुरंत पलटकर देखता है तो रमेश जी अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहे थे। वैभव अपने पीछे रमेश जी को देखकर सकपका जाता है और तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर करने लग जाता है। वैभव की ऐसी हालत देखकर रमेश जी थोड़ा हंस देते हैं और वैभव भी उनको अभी आने का बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी वैभव को एक बार फिर ख्वाहिश की पायल का शोर सुनाई देता है तो उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है और वह पलटकर रिद्धि जी के कमरे की तरफ चला जाता है। रिद्धि जी का कमरा। रिद्धि जी अपने पैरों को हिलाकर एक्सरसाइज कर रही थी। वैभव को आता देख रिद्धि जी तुरंत मुस्कुराकर उसको गुड मॉर्निंग विश करती हैं। तो वैभव कुछ देर उनसे बात करता है और जैसे ही उसको महसूस होता है कि ख्वाहिश नाश्ता लेकर आ रही है, वह तुरंत रिद्धि जी को कहता है, माँ आप किसी को बोलकर हमारे लिए कॉफ़ी और नाश्ता हमारे कमरे में ही लगवा दीजिए, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वैभव की बात सुनकर रिद्धि जी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती हैं। तभी इनको ख्वाहिश आती दिखाई देती है। ख्वाहिश को देखकर वह ख्वाहिश को पहले वैभव को नाश्ता देने के लिए बोल देती हैं। रिद्धि जी की बात सुनकर वैभव के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो कि कोई नोटिस नहीं करता और वह तुरंत एक नज़र ख्वाहिश को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। ख्वाहिश बड़बड़ाते हुए वैभव पर गुस्सा करते हुए किचन से पहले उसके लिए नाश्ता निकालती है और लेकर उसके फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है। ख्वाहिश मन में कहती है, ऐसा नहीं कि नीचे बैठकर ही नाश्ता कर लें, अब इनके लिए हमें इनके कमरे में नाश्ता लेकर जाना पड़ेगा। मन तो कर रहा था कि मना कर दें, लेकिन माँ ने इतने प्यार से कहा तो हम कैसे मना कर सकते थे। ख्वाहिश के मन में यही सब चल रहा था और लिफ्ट वैभव के फ्लोर पर जाकर रुक जाती है।
ख्वाहिश खाने की ट्रॉली लेकर आती है और वैभव के कमरे की तरफ चल देती है। वैभव के कमरे का गेट जब ख्वाहिश खटखटाती है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो ख्वाहिश को लगता है कि वैभव कमरे में नहीं है। वह इसका फ़ायदा उठाने के लिए सोचती है कि जब तक वैभव बाहर है वह खाना रखकर जल्दी से वापस आ जाएगी। यह सब सोचते हुए ख्वाहिश तुरंत कमरे के अंदर घुसती है और टेबल के पास ट्रॉली रखकर जैसे ही पलटकर जाने को होती है तो पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जैसे ही ख्वाहिश पीछे पलटकर देखती है, वैभव सिर्फ पैंट विदाउट शर्ट उसके सामने था। यह देखकर पहले तो ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन तुरंत ही वह शर्म से पीछे पलट जाती है और हकलाते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए राजा साहब, हमें लगा आप कमरे में नहीं हैं, इसलिए हम खाने की ट्रॉली रखकर बस जा ही रहे थे। इतनी देर में ख्वाहिश को यह महसूस नहीं हुआ कि वैभव उसके बहुत करीब आ चुका है। अचानक से ख्वाहिश को अपनी कमर पर कुछ फील होता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि ख्वाहिश पीछे पलटकर खुद को वैभव से दूर करती, वैभव उसे कसकर पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। ऐसा होते ही ख्वाहिश की पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है और एक दबी हुई आवाज़ में वह कहती है, क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? ख्वाहिश की ऐसी आवाज़ सुनकर वैभव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैभव ख्वाहिश को खुद के और करीब करते हुए उसके कान में हल्की सी सरगोशी करते हुए कहता है, शायद आज आप अपना काम पूरा करके नहीं जा रही हो। माँ ने खाना खिलाकर आने को बोला था और अभी तो आप बस रख कर ही जा रही हैं। वैभव की यह सरगोशी ही काफ़ी थी ख्वाहिश की सांसें रोकने के लिए। ऊपर से वैभव की करीबी तो जैसे ख्वाहिश की जान ही ले रही थी। ख्वाहिश हकलाती हुई आवाज़ में कहती है, वह हमने आपको देखा नहीं इसलिए हम जा रहे थे। आप बैठिए राजा साहब, हम खाना लगा देते हैं। इतना बोल ख्वाहिश वैभव से दूर होने लगती है, लेकिन वैभव की पकड़ ख्वाहिश पर और कस जाती है। ख्वाहिश वैभव की हरकतों से घबरा रही थी। उसके मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन यह बात भी सच थी कि कहीं ना कहीं उसको वैभव की यह छुअन गंदा महसूस नहीं करवा रही थी, बल्कि वैभव का उसे अपने करीब करना आज ना जाने कितने अरसे बाद ख्वाहिश को महफूज महसूस करवा रहा था। धीरे धीरे ख्वाहिश का हकलाना और उसकी तेज चलती सांसें शांत होने लगी और वे झूलते हुए वैभव की बाहों में बेहोश हो गई। ख्वाहिश को कोई हरकत ना करता देख वैभव जैसे ही उसको अपनी तरफ घुमाता है तो ख्वाहिश को बेहोश देखकर हैरान रह जाता है। वैभव चिंता में ख्वाहिश को उठाकर अपने बेड पर लेटाता है और तुरंत शिव को कॉल करके डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। ख्वाहिश को बेड पर लेटाते ही वैभव पानी की कुछ बूंदें ख्वाहिश के चेहरे पर डालता है और ख्वाहिश को अचानक होश आता है। होश में आते ही ख्वाहिश अपने सामने वैभव को देखते ही उसको कसकर गले लगाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। एक पल के लिए तो वैभव भी हैरान रह जाता है, क्योंकि ख्वाहिश ने इस वक्त वैभव को इतना कसकर पकड़ा हुआ था जैसे अगर वैभव ने उसको छोड़ दिया तो ना जाने कौन सा तूफान आ जाएगा। ख्वाहिश इस वक्त वैभव के सीने से लगे बेतहाशा रोए जा रही थी। अचानक ख्वाहिश रोते हुए कहती है, क्यों छोड़कर चली गई आप हमें इस दुनिया में अकेले? एक आप ही तो थी ना हमारे जीने की वजह। अगर जाना ही था तो हमें क्यों नहीं ले गई? क्यों छोड़ दिया हमें यूं अकेला रोने के लिए? ये सब बोलकर ख्वाहिश फिर से रोने लग जाती है। वैभव ख्वाहिश को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए धीरे से कहता है, कौन कह रहा है कि आप अकेली हैं? देखिए पूरा परिवार आपसे कितना प्यार करता है, खासकर माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। आपको उनका प्यार दिखाई नहीं दे रहा जो आप जाने की बात कर रही हैं। ना जाने वैभव की इन बातों में कौन सा जादू था कि ख्वाहिश का रोना धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन वह अभी भी वैभव को वैसे ही पकड़े धीरे धीरे सिसक रही थी। वैभव अपना हाथ बढ़ाकर शिव को मैसेज कर देता है कि वो डॉक्टर को ना लेकर आए। जैसे ही ख्वाहिश शांत होती है वैभव उसको पानी देता है और हल्के हल्के उसके सर को सहलाता है। कुछ देर बाद जब ख्वाहिश नॉर्मल होती है तब जाकर उसे याद आता है कि वह क्या कर रही थी। यह याद आते ही एक झटके से वो बेड से खड़ी होती है और अपने कपड़े ठीक करके अपनी नज़र झुकाए वैभव से कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए राजा साहब, न जाने हमें क्या हो गया था। अच्छा हम चलते हैं, आप खा लीजिएगा, हमें लेट हो रहा है, वो कॉलेज में टेस्ट है इसलिए।
वैभव बिना कुछ बोले बस अपना सर हाँ में हिला देता है और ख्वाहिश फटाफट उसके कमरे से निकल जाती है। इधर ख्वाहिश के जाते ही वैभव के चेहरे का रंग अचानक से बदल जाता है और वह शिव को कॉल करके कहता है, हमने कहा था ना कि हमें ख्वाहिश के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वैभव की बात सुनकर शिव कहता है, वह सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं बस घर आते ही देने के लिए आ रहा हूँ। इतना बोलते शिव शांत हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे यह समझ आ रहा था कि वैभव अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए शिव ने आगे कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा और इधर वैभव ने भी कॉल तुरंत कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद वैभव सब कुछ छोड़कर सिर्फ शिव के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर शिव अंदर आते हुए उसके हाथ में एक फ़ाइल रख देता है। फाइल रखने के बाद शिव एक नज़र वैभव को देखता है और तुरंत कहना शुरू करता है, ख्वाहिश सिंह नाम है उसका, उसके पापा की तरफ से मिला है, लेकिन बाप का साया ना मिलने की वजह से और अपनी माँ को हमेशा तड़पता देखने की वजह से वह अपने पापा से नफरत करती हैं। ख्वाहिश ने कभी अपने पापा को देखा भी नहीं है, लेकिन हमें जो सबसे अजीब बात पता चली वह यह है कि मिस्टर सिंह किसी बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जल्दी हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। जब नीलिमा जी 17 साल की थी तब मिस्टर सिंह से पहली बार मिली थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने घर वालों के खिलाफ उनसे शादी कर ली थी। मिस्टर सिंह सच में नीलिमा जी से प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार वालों को नीलिमा जी कभी पसंद थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने नीलिमा जी की जान को बचाने के लिए अपनी बेटी और पत्नी से दूर होना पड़ा। यह भी सच है कि उन्होंने किसी और से शादी की, लेकिन परिवार के दबाव में आकर। मिस्टर सिंह के घर वालों को पता है मिस्टर सिंह की एक बेटी है और अब उनके परिवार वाले ख्वाहिश को ढूंढ रहे हैं। ख्वाहिश की जान को खतरा है क्योंकि आज भी मिस्टर सिंह की दूसरी बीवी ख्वाहिश को मारना चाहती है। इसलिए ही नीलिमा जी ने ख्वाहिश को सबकी नज़रों से बचाकर उनके नाना के यहाँ भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उनकी मामियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। इसी के चलते उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। फिर श्रुति और प्रीति उन्हें यहाँ ले आई, लेकिन मिस्टर सिंह आज भी अपनी बेटी को खोज रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यह कौन सी सिंह फैमिली है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा पाए हैं कि उनकी दूसरी बीवी से भी उनको कोई औलाद नहीं है और सारी जायदाद की हकदार आने वाले समय में सिर्फ ख्वाहिश ही होगी। इसी वजह से उनकी दूसरी पत्नी ख्वाहिश को ढूंढ रही है ताकि उसको मार दें। नीलिमा जी और मिस्टर सिंह दोनों जानते हैं कि ख्वाहिश की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ही उन्होंने ख्वाहिश को इतना दूर भेज दिया। और नीलिमा जी की मौत कैंसर की बीमारी की वजह से हुई थी। इतना बोल शिव चुप हो जाता है और वैभव बस उसको जाने का इशारा कर देता है। शिव के कमरे से बाहर जाने के बाद वैभव चुपचाप उठकर गेट को बंद करता है और कुछ अनजाने एहसास के साथ उस फाइल को देखता है जिसके अंदर ख्वाहिश की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस वक्त वैभव के दिमाग में सिर्फ ख्वाहिश के आंसू ही चल रहे थे। ना जाने क्यों, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले मिली उस लड़की के आंसू वैभव के दिल को चोट पहुंचा रहे थे। एक बार वैभव कसकर अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि वह जानता था कि इस फाइल में बहुत कुछ ऐसा होगा जो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, लेकिन जो कुछ भी था वह ख्वाहिश ने अपनी ज़िंदगी में सहा था। यह सब सोचते हुए वैभव उस फाइल को ओपन कर देता है। आइए चलते हैं, जानते हैं ख्वाहिश की ज़िंदगी को। नीलिमा जी, ख्वाहिश की माँ एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के वक्त वह रामनाथ सिंह ख्वाहिश के पिता से मिली थी। रामनाथ जो परिवार के इकलौते बेटे थे, उस वक्त सिंह परिवार का राजस्थान जोधपुर में काफ़ी बड़ा व्यापार था, लेकिन इकलौते होने की वजह से रामनाथ को हमेशा से परिवार से दूर रखा गया। इसी के चलते रामनाथ जी को श्रीनगर उत्तराखंड भेज दिया गया था। रामनाथ जी ने भी अपनी पढ़ाई श्रीनगर उत्तराखंड से ही की थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हाई स्कूल में नीलिमा जी से होती है। नीलिमा जी बेहद खूबसूरत थी। अपने घर की इकलौती बेटी होने के बदले उन्होंने अपने पापा के सामने आगे पढ़ने की जब इच्छा जताई तो पापा ने अपनी बेटी की ज़िद के आगे हार मानते हुए
उन्हें रुद्रप्रयाग से श्रीनगर पढ़ने के लिए भेज दिया। यहीं उनकी मुलाकात रामनाथ से होती है। पहले 6 दिन नीलिमा जी की मुलाकात जब भी रामनाथ जी से होती है तो उनका झगड़ा होता है, लेकिन कहते हैं ना, झगड़ा ही प्यार को करीब लेकर आता है। इन दोनों के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं चला कि कब लड़ते झगड़ते दोनों प्यार करने लग जाते हैं। इधर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था और वहाँ राजस्थान में रामनाथ जी के पापा ने उनकी शादी किसी अमीर घर की लड़की के साथ करने की इच्छा बना ली थी। नीलिमा जी को पता ही नहीं चला कि कब उन्हें रामनाथ जी से इतना प्यार हो गया कि अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली उनकी लाडली बेटी उनके खिलाफ जाकर भी रामनाथ सिंह से शादी करने के लिए तैयार थी। पढ़ाई पूरे होने के बाद रामनाथ जी भी जानते थे कि उनके परिवार वाले नीलिमा जी जैसी साधारण लड़की से उनका विवाह कभी ना करवाएंगे। इसलिए अपने प्यार के साथ रहने के लिए उन्होंने नीलिमा जी से शादी कर ली। शादी करने के बाद जब नीलिमा जी पहली दफ़ा घर जाकर अपने पापा को मनाने की कोशिश करती हैं तो उनके पापा उनसे वो सारे रिश्ते तोड़कर उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद रामनाथ जी उनको लेकर वापस श्रीनगर आ जाते हैं और यहाँ आकर अपने बलबूते पर वह छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनके घर वाले उनकी शादी को कभी नहीं अपनाएंगे। तो वह नीलिमा जी को इस सब से दूर रखना चाहते थे और वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि उनके परिवार वाले कितने खतरनाक हैं। यूं ही शादी को 2 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान रामनाथ जी ने किसी भी तरीके से नीलिमा जी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, लेकिन शायद उनकी खुशहाल ज़िंदगी में तूफ़ान का आना अभी बाकी था। जब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी रामनाथ जी अपने घर नहीं गए तो उनके पिताजी को कुछ संदेह होने लगा। इसलिए उन्होंने राजस्थान से कुछ लोगों को उनकी खबर लेने के लिए श्रीनगर भेज दिया। जैसे ही उन लोगों को यह पता चलता है कि रामनाथ जी ने यहाँ पढ़ाई ख़त्म होते ही शादी कर ली, वह यह सारी बातें जाकर फिर से उनके पिताजी को बता देते हैं। जैसे ही भवन सिंह यह सुनते हैं, उनके मन में नीलिमा जी के लिए गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उनको लगता है नीलिमा जी ने उनके बेटे को फंसाया है। और उसी वक्त यह ठान लेते हैं कि हर हाल में नीलिमा जी को रामनाथ जी से अलग कर कर ही रहेंगे, क्योंकि वह अपनी बनी बनाई इस इज्जत और रुतबे को लोगों के सामने मजाक बनता हुआ नहीं देख सकते। उसके लिए फिर चाहे उनको अपने ही खून की खुशियों की बलि क्यों न चढ़ानी पड़ जाए। जैसे ही भवन सिंह को यह पता चलता है कि उनके बेटे ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह तुरंत राजस्थान से श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान रामनाथ जी काम करते वक्त अपने पिताजी के आदमियों को वहां देख लेते हैं, इसलिए मौका पाते ही वह नीलिमा जी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके पिताजी को श्रीनगर आने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा, इसलिए वह तुरंत वहां से नीलिमा जी को लेकर हरिद्वार आ जाते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड। जैसे ही नीलिमा जी और रामनाथ जी हरिद्वार पहुंचते हैं, नीलिमा जी उन्हें नासमझी के भाव से प्रश्न पूछती हैं, तो रामनाथ जी उनको समझाते हुए कहते हैं, हमारे पिताजी को शायद हमारी शादी के बारे में पता चल गया है और हमने आपको यह पहले ही बता दिया था कि हमारा परिवार कैसा है, इसलिए हम आपको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। अब याद रखना कि हम वापस जाकर पिताजी से बात करेंगे और उन्हें आपसे दूर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सालों में हमने यह जान लिया है कि वह किसी भी तरह से अपनी शान और रुतबे के खिलाफ जाकर हमारी शादी को नहीं अपनाएंगे। उन्होंने पहले ही हमारे लिए एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी। यह सब बोलते वक्त रामनाथ जी की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। नीलिमा जी रामनाथ जी की आंखों में सच्चाई साफ देख सकती थी और यह भी सच है कि रामनाथ जी ने उनसे कभी सच्चाई को छुपाया भी नहीं। नीलिमा जी को हरिद्वार में सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया और वहां से फिर श्रीनगर आ गए। लगभग 2-3 दिन में भवन सिंह श्रीनगर आते हैं तो उनको रामनाथ जी काम सीखते हुए अपने दोस्त के यहाँ रहते हुए मिलते हैं, जिसे देखकर भवन सिंह अपने भेजे गए आदमियों पर खूब चिल्लाते हैं। यूं ही भवन सिंह कुछ दिन रहकर चले जाते हैं तो रामनाथ जी नीलिमा जी को फिर से यहाँ अपने पास लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। बीते हुए दिनों में कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन रामनाथ जी राजस्थान जाकर परिवार से मिलाते थे।
राजस्थान में राजनाथ जी की माँ मिश्री जी को नीलिमा जी के बारे में सब कुछ पता था और उन्हें नीलिमा जी के बारे में जितना बताया गया उन्हें वह बहुत अच्छी लगी। मिश्री जी ने नीलिमा जी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। यूं ही इनकी शादी को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो जाता है और इस 1 साल में नीलिमा जी को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली हैं। इस खुशी के बारे में जब वो रामनाथ जी को बताती हैं तो उन्हें तो जैसे सारी दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब हो जाती हैं। नीलिमा जी माँ बनने वाली हैं, यह खुशखबरी तुरंत जाकर रामनाथ जी अपनी माँ को बताना चाहते थे। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने अपने एक दोस्त की पत्नी को उनके पास छोड़कर राजस्थान जाना ही सही समझा। रामनाथ जी राजस्थान जाकर अपने पिताजी से विनती करते हैं कि वे 1 साल के लिए अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माँ को तीर्थ करना था। तीर्थ तो एक बहाना था। दरअसल मिश्री जी इस दौरान नीलिमा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए तीर्थ का बहाना बनाते हुए वह भी रामनाथ जी के साथ श्रीनगर आ जाती हैं। नीलिमा जी अपनी सास के रूप में माँ को पाकर बहुत खुश होती हैं और धीरे धीरे उनके दिन मिश्री जी के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत बीतने जा रहे थे। आखिर वह दिन भी आया जब नीलिमा जी ने खूबसूरत सी राजकुमारी को जन्म दिया। नीलिमा जी की बेटी देखने में उनकी ही तरह बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही मिश्री जी ने अपनी पोती को देखा उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, ख्वाहिश। ख्वाहिश जो उनके मन में हमेशा से थी, एक बेटी की, लेकिन उनके नसीब में कभी थी ही नहीं। और आज जब उन्होंने अपने बेटे की संतान के रूप में बेटी को देखा तो जैसे उनके सारे सपने पूरे हो गए। तब से उस नन्ही सी राजकुमारी का नाम नीलिमा जी और रामनाथ जी ने ख्वाहिश सिंह रख दिया। कुछ समय बाद मिश्री जी भी वापस राजस्थान आ गई। जब ख्वाहिश लगभग 4 महीने की हो गई थी, अपनी माँ को वापस राजस्थान छोड़ते वक्त रामनाथ जी को 1 हफ्ते तक राजस्थान में ही रहना पड़ा। एक दिन जब रामनाथ जी वापस जाने के लिए जैसे ही अपने पिताजी के कमरे में दाखिल होने वाले होते हैं कि तभी उन्हें भवन सिंह जी की तेज़ आवाज़ आती है, जो कह रहे थे, इतने दिन कहाँ मर गए थे जो अब ये बात आकर बता रहे हो कि उस औरत ने एक बेटी को भी जन्म दे दिया है। इतना बोल भवन सिंह सामने खड़े उस आदमी को गोली मार देते हैं। बाहर खड़े रामनाथ जी को यह समझने में देर नहीं लगती कि उनके पिताजी को यह पता चल गया और उन्होंने अब तक शादी कर ली थी। इतना बोल वे अपनी माँ के कमरे की तरफ भागते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। उनकी माँ उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहती हैं, नीलिमा और ख्वाहिश बेटी को यहाँ से दूर लेकर चले जाओ। अगर तुम दोनों उत्तराखंड में रहे तो हो ना हो एक दिन तुम्हारे पापा तुम्हें ज़रूर पकड़ लेंगे। इससे अच्छा तुम उत्तराखंड को छोड़कर किसी और राज्य में जाकर रहने लगो। तभी रामनाथ जी उनकी तरफ देखते हैं तो मिश्री जी कहती हैं, हमारी चिंता ना करें, आपके पिताजी हमें कुछ नहीं कहेंगे, यह हम जानते हैं। बस जाकर राजकुमारी और नीलिमा जी का अच्छे से ख्याल रखना। रामनाथ जी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। अगले एक दिन में रामनाथ जी श्रीनगर पहुँचते हैं और श्रीनगर पहुँचते ही वे बिना किसी से मिले नीलिमा जी को बिना कुछ बताए सब कुछ ज़रूरत का सामान लेकर फिर से एक ट्रेन पकड़ते हैं और इंदौर के लिए निकल जाते हैं। नीलिमा जी जो रामनाथ जी के चेहरे को पढ़कर समझ गई थी कि ज़रूर एक बार फिर भवन सिंह को उनके बारे में पता चल गया है। इस बार वे पहले से ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि पहले तो वे दोनों अकेले थे, लेकिन इस बार उनके पास एक नन्ही सी जान थी जो उनके लिए उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। यूं ही लगभग 3-4 दिन में रामनाथ जी नीलिमा जी को लेकर इंदौर उतरते हैं, जहां वे मिश्री जी के दिए हुए पैसों से एक फ्लैट खरीदते हैं और उन्हें वहां सेटल करके फिर श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं। इस बीच उन्हें जब भी वक्त मिलता तो वह नीलिमा जी को पैसे देने के लिए इंदौर आ जाया करते। धीरे धीरे ख्वाहिश बड़ी होने लगी और उसे अपने पिता को देखने की ख्वाहिश और भी ज़्यादा होने लगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ख्वाहिश ने उन्हें देखा हो। जब ख्वाहिश थी भी सिर्फ 1 या 2 साल की। इस दौरान जब रामनाथ जी आते हैं तो वह नीलिमा जी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। रामनाथ जी को ऐसे देखकर नीलिमा जी हैरान रह जाती हैं और वे उनसे परेशान होकर पूछती हैं, तो रामनाथ जी उन्हें बताते हैं कि उनके पिताजी को उनके बारे में सब पता चल गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि आप कहाँ हैं। उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी है कि अगर हम आपको छोड़कर उनकी बताई हुई लड़की से शादी करें तो वह आपको और ख्वाहिश को जिंदा रहने देंगे, वरना आप दोनों को मार देंगे। यह बात सुनकर नीलिमा जी बेहोश होने की कगार पर आ जाती हैं,
लेकिन रामनाथ उनको संभालते हुए कहते हैं, हमें आपकी और चीकू की रक्षा के लिए यह करना पड़ेगा, लेकिन हम आपकी कसम खाकर वादा करते हैं कि हमने उस औरत से शादी करने के लिए यह शर्त रखी है कि हम उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे। नीलिमा जी भरी निगाहों से देखती हैं तो रामनाथ जी उन्हें गले से लगा लेते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। इस पल में नीलिमा जी को रामनाथ जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रामनाथ जी ने जाते जाते फिर से मिलने का वादा किया कि वह हमेशा चीकू की देखभाल अच्छे से करेंगे और उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे। यूं ही दिन बीतते गए और रामनाथ जी की शादी दूसरी औरत से हो गई, जो कि एक लालची औरत थी। उसे सिर्फ रामनाथ जी की दौलत में दिलचस्पी थी। वह बस किसी भी तरह से रामनाथ सिंह से एक संतान चाहती थी, क्योंकि नशे में भी कभी रामनाथ जी उसके करीब नहीं गए। ऐसा कभी नहीं हुआ उन्होंने नीलिमा जी को याद नहीं किया। यूं ही रामनाथ जी छुप छुपाकर उन दोनों ख्वाहिश और नीलिमा जी से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे नीलिमा जी ने यह फैसला किया कि वह वापस अपने शहर श्रीनगर आके रहना शुरू कर देंगी। इसलिए रामनाथ जी को कहकर उन्होंने श्रीनगर में ही एक नया घर बनवा लिया और वहाँ पर ख्वाहिश के साथ रहने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिश बड़ी होती जा रही थी और उसे अपने पिता को देखने की इच्छा और भी ज़्यादा होने लगी, लेकिन कभी अपने पिता को अपने पास न पाकर उसे उनसे नफरत सी होने लगी। धीरे धीरे अकेले रहने और हमेशा चिंता में रहने की वजह से नीलिमा जी ब्रेन कैंसर का शिकार हो गई थी और उन्होंने यह बात ना तो रामनाथ जी को बताई और ना ही अपनी इकलौती बेटी को। यूं ही एक दिन रामनाथ जी का इंतज़ार करते करते नीलिमा जी की मौत हो जाती है, लेकिन आखिरी वक्त में उनके साथ अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह था कि नीलिमा जी को अपने पिता का प्यार वापस मिल गया था। इस वक्त वैभव के सामने ख्वाहिश की सारी असलियत और सच्चाई आ गई थी कि जैसे उसके बाद उसने अपने नाना के कहने पर उनके साथ रहना शुरू किया, लेकिन उनकी दोनों मामी और उनके बच्चों ने मिलकर ख्वाहिश का जीना हराम कर दिया था, जिससे तंग आकर ख्वाहिश ने आत्महत्या करने का मन बना लिया था और अपनी माँ के पास जाना था। लेकिन बीच में ही प्रीति और श्रुति उसे मिल गई और वह यहाँ ठकराल महल आ गई। यहाँ आकर जब दादाजी ने उन्हें रिद्धि जी के बारे में बताया तो ख्वाहिश के मन में सिर्फ इतना ही था कि वह अपनी माँ को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वह रिद्धि जी को कुछ भी नहीं होने देगी। और तब से ख्वाहिश किसी साय की तरह हमेशा रिद्धि जी के साथ रहती है। वैभव को तो पहले भी ख्वाहिश पर किसी भी तरह का संदेह नहीं था, कुछ था तो वह था सिर्फ गुस्सा। वह भी ख्वाहिश की मासूमियत, उसकी सादगी, उसका सबकी फिक्र करना, इस सब में जैसे गायब सा हो गया था। अब उसे ख्वाहिश से कोई दिक्कत नहीं थी। वैभव के सामने सारे सच आ जाते हैं कि कैसे रामनाथ जी अभी भी अपनी बेटी ख्वाहिश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसकी स्कूल की फीस से लेकर उसकी कॉलेज की पढ़ाई तक सारा खर्चा गुप्त रहकर रामनाथ जी ही उठा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ख्वाहिश को स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो भी रामनाथ जी ही देते हैं। ख्वाहिश पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उन्हें साइकोलॉजिस्ट बनना था, लेकिन रिद्धि जी के लिए तो वह उनकी पूरी डॉक्टर ही थी। वैभव को यह भी पता चलता है कि रिद्धि जी की हालत में अगर इतना बड़ा सुधार आया है तो वह भी ख्वाहिश की वजह से। अब वैभव के सामने ख्वाहिश की सारी सच्चाई थी और अब वैभव ने यह सोच लिया था कि ख्वाहिश उसकी ही जिम्मेदारी है, उसे हर खतरे से बचाना है। क्योंकि अब तो ख्वाहिश के दादा भी उन्हें ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें भी पता चल गया था कि ख्वाहिश उनके वंश की इकलौती हकदार है। लेकिन इस हकदार के साथ साथ उनके सर पर ढेर सारी मुसीबतें भी मंडरा रही थी। ख्वाहिश पहले एग्ज़ाम देती है, उसके तुरंत बाद वह लोग गंगा किनारे हो रहे कविता समारोह में चले जाते हैं। प्रीति और श्रुति भी ख्वाहिश की खुशी के लिए उसके साथ आती हैं। इधर ठकराल मेंशन में स्टडी रूम में रमेश ठकराल और सुधा जी बैठी थी और सामने वैभव बैठा था और वह उन दोनों को ख्वाहिश के बारे में सारी असलियत बता देता है। तभी सुधा जी कहती हैं, लेकिन हमें तो प्रीति ने बताया था कि ख्वाहिश ने उन्हें बताया था कि उनकी माँ ने उनके पापा को किसी और औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, जिस वजह से वह पिता शब्द से भी नफरत करने लगी थी। दोस्तों, आखिर क्या है ख्वाहिश के पिता की असलियत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टू बी कंटिन्यूड।